अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 विच इज बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। In previous chapter we have learned that biology is the study of living organisms. The living organisms have been divided into major groups so that they can be studied easily. तो कह रहा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और हमने क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। द सिमिलैरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट दे शेयर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल मूवमेंट, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction and growth. At the same time, these living things differ from one another and their variety is enormous. कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ की जितनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनके अंदर सिमिलर हैं, लाइक मूवमेंट, मूव करते हैं, रिस्पायर करते हैं, सेंसिटिविटी भी शो करते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं। बस कुछ उनमें डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से वैरायटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। इफ यू लुक अराउंड you will find variety of various kind of organism. The term biodiversity comes from biological diversity. Biodiversity has ecological and economic importance. It provides us with the nourishment, housing, fuel, clothing, etc. Biodiversity is defined as the variety of living organisms on earth. Bio means होता है life है या living organism, तो variety of life on earth. In figure 2.1 you can see that biodiversity के different types of plants and animals, microorganisms, variety, a huge variety of life. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। सो बच्चों, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? Classification is the grouping of related facts into classes. It is a process which brings together like things and separate unlike things. क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग है into different classes or taxa or ranks. It is a process, ये कहता है ये एक प्रोसेस है which brings together like things, के जो सिमिलर थिंग्स है उनको इकट्ठा कर देता है और सेपरेट कर देता है अनलाइक थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो हमारे पास एनिमल्स हैं वो सिमिलर हैं आप, तो उनको हम एक ही क्लास में या एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर वो डिफरेंट है तो हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली ग्रुपिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। Biologists have diverse way of grouping organisms. The grouping of organism is called classification. कह रहा है कि biologists के पास डिफरेंट वेज हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने के। ये जो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टेक्सोनॉमी। के व्हाट इज टेक्सोनॉमी? Taxonomy is the branch of biology concerned with identification, naming and classification of organisms. कह रहा है टेक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी के जो किसके साथ डील करती है? जो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन करती है ऑर्गेनिजम्स की। सपोज यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ योर सराउंडिंग्स। कह रहा है कि अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्लासिफाई करें, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू यूज टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म? The scientific study of diversity of organisms and their evolutionary relationship is called systematics. तो बच्चों इस टॉपिक में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक की। अक्सर इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो ये बताना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म की, क्या हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करना है? प्लेस करना है। टेक्सोनॉमी क्या है? जो ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन के साथ, कि हमने आइडेंटिफाई करना है, उनको नेम देना है, नेमिंग करनी है और उनको क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को।
जो सिस्टमेटिक्स क्या है, वो स्टडी है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी या वैरायटी है उसको जो स्टडी है, और उसका जो रिलेशनशिप को जो स्टडी करना, उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सिस्टमेटिक्स। द मेन एरिया एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन के जो एम और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, मकासद क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन का एम है या ऑब्जेक्टिव है वो है यही है कि हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड कर सकें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है कि अगर दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है कि उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, दूसरा इसका पर्पज होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें या अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जब हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पता चल जाता है, हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली, टू फाइंड आउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम उनके अंदर जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल was the first person to classify the organisms। कह रहे हैं कि जो ग्रीक फिलोसोफर था अरिस्टोटल, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, को वो पहला शख्स था जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। इन 700 अबू उसामा अल जहाहिज डिस्क्राइब्ड 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। उसने क्या किया था, इन 700 में अबू उसामा अल जहाहिज ने 350 स्पीशीज एनिमल्स की क्या की थी, डिस्क्राइब की। In the end of 15th century, many biologists have worked on classification of method के ऊपर उन्होंने काम किया। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एंड्री कैजिल पिनो 1519 to 1603। He divided plants into 15 groups and called them genera। इसने क्या किया था, इसने प्लांट्स से जितने भी प्लांट्स थे उसको उसने 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनको क्या कहा था, उन ग्रुप्स को जेनरा। Then John Ray 1627 to 1705 he published important work on the classification of plants। इसने भी plants की classification के ऊपर important work publish किया था। Then Tonford 1656 to 1708 he introduced the taxa of class and species। उसने जो class और species का taxa था या rank था ये introduce करवाया था। बच्चों ये जो आम हमने कहा ना कि क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम इनको क्लासीफाई किस में करते हैं, टैक्सा में। टैक्सा आते हैं डिफरेंट रैंक्स होते हैं। जैसे देखें किंगडम होता है हमारे पास, फाइलम होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे क्या है हमारे पास, टैक्सा या रैंक्स हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट फैमिलीज में, तो डिफरेंट किंगडम्स में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। कार्लस लिनियस 1707 to 1778 ही ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने क्या किया था कि स्पीशीज को ग्रुप किया था, और किस बेसिस पे किया था, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। ठीक है, जो सिमिलर उस बेस पे। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, देन 3 किंगडम एंड देन 5 किंगडम। बच्चों सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, 2 किंगडम्स में। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन, दो के बजाय 3 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। देन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब हम इन तीनों किंगडम्स को वन बाय वन देखेंगे कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे और कौन कौन से किंगडम्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कह रहे कि ये ओल्डेस्ट सिस्टम था और इसमें ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में, दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन से किंगडम्स में, प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑटोट्राफ्स। किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स उन्होंने रखे, ऑटोट्राफ्स। ऑटोट्राफ्स बच्चों वो होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, लाइक प्लांट्स। प्लांट्स ऑटोट्राफ्स होते हैं, वो अपनी जो फूड होती है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऑटोट्राफ्स नहीं होते, वो हेटरोट्राफ्स होते हैं। वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि डिपेंड करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। उसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वगैरह, ये सब इन्होंने इस किंगडम में इंक्लूड कर दिए प्लांटिंग में। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्राफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्राफ्स पे डिपेंड कर रहे थे या हेटरोट्राफ्स पे फूड के लिए, उनको इन्होंने इंक्लूड कर दिया किंगडम एनिमेलिया में।
Many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics. अब इस किंगडम में कुछ जाहिर बात है ड्रॉबैक्स थे, तो नया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें ये हुआ कि जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर जिनके अंदर एक ही सेल होता है लाइक यूग्लिना वगैरह, उनको देखा गया कि उनके अंदर प्लांट लाइक भी करेक्टरिस्टिक्स थी, यानी प्लांट की भी कुछ उनके अंदर प्रॉपर्टीज थी, खसूसियात थी, जैसे कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। उसके अलावा उनके अंदर कुछ एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद थी, लाइक उनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ठीक है, तो मतलब ना भी ये प्लांटी में आ सकते ना इनमें नहीं आते। सो सेपरेट किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे इनके लिए एक सेपरेट किंगडम क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसलिए बात नेक्स्ट हमारे पास आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। द जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था? अर्नस्ट हैकेल, जर्मन साइंटिस्ट। प्रपोज द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, इस थर्ड किंगडम का उसने नाम क्या रखा? प्रोटिस्टा। पहले दो हमारे पास जो किंगडम्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वो थे प्लांटी और एनिमलिया। अब एक थर्ड किंगडम आ गया प्रोटिस्टा, to accommodate euglena like organisms and to separate unicellular microscopic organisms from multicellular ones. उसने क्या किया कि एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया प्रोटिस्टा के किनको अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्या करें अकोमोडेट करने के लिए कि उनको उसमें प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा किंगडम में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1937, Echeton suggests the term prokaryotic to describe bacteria, eukaryotic to describe plant and animal cells. 1937 में ईचेटॉन ने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए और यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इन 1967 रॉबर्ट विटकर introduced five kingdom classification system. Robert Whitaker and he introduced in 1967 introduced five kingdom classification system. The five kingdoms are, अब जो इसने five kingdom classification system दिया इसमें कौन कौन से kingdoms थे? The five kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तीन kingdoms तो हमारे पास already थे, Plantae, Animalia and Protista. इसने दो नए kingdoms introduce करवाए, Monera and Fungi. In the five kingdom system, bacteria and archaea were combined in a single kingdom Monera because they share the prokaryotic form of cell structure. इस फाइव किंगडम में क्या किया उन्होंने, जो बैक्टीरिया और आर्चिया थे इनको कंबाइन करके एक सिंगल किंगडम मोनिरा में प्लेस कर दिया, क्योंकि इनके अंदर दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल था। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन द थ्री डोमेन सिस्टम। In biology, a domain means the largest of all groups in the classification of life. Domain is group of kingdoms or taxonomic category above the kingdom. Okay. अब हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन की है हमने ऑर्गेनिज्म को, उनको डिफरेंट टैक्सा में रखा है। तो हम ने कहा था कि अभी तक हमने जो पढ़ा है कि हमने ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम्स में क्लासीफाई किया। जो हम समझे थे जो किंगडम है वो सबसे बड़ा टैक्सा या सबसे बड़ा रैंक है, लेकिन उससे किंगडम से भी बड़ा एक टैक्सा है जिसको हम डोमेन कहते हैं। कह रहा है कि जो बायोलॉजी में है, और डोमेन का मतलब क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्या है, किंगडम द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है अबव किंगडम, किंगडम से भी ऊपर वाली कैटेगरी है। In 1990, Carl Woese introduced the three domain system of classification. 1990 में कार्ल वोज ने क्या किया, a three domain system of classification introduce करवाया। द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ आर, उसने कहा कि जो लाइफ है उसमें थ्री डोमेन्स हैं, वो थ्री, उन्होंने लाइफ को थ्री डोमेन्स में क्लासीफाई किया, और वो थ्री डोमेन्स कौन कौन सी थी? आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। कौन कौन सी? आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। Classification into three domains is based on difference in the sequence of nucleotides in the ribosomal RNA of the cell's membrane, lipid structure, and its sensitivity to antibiotics. कह रहा है ये जो क्लासिफिकेशन थी ये इसने किस बेस पे की? डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन दी राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड स्ट्रक्चर के और सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.2 में, द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ में कौन कौन सी हैं? बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया।
अब हम इन तीनों डोमेन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डोमेन आ जाती है आर्चिया। द डोमेन आर्चिया है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आर्चिया प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। द सेल वॉल ऑफ आर्चिया कंटेन नो पेप्टिडोग्लाइकन, इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। द राइबोसोमल आरएनए आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। Archaea are not sensitive to some antibiotics that affect bacteria. They are sensitive to some antibiotics that affect the eukarya. Archaea often live in extreme environment. Archaea membrane can withstand high temperature, strong acid concentration. Archaeal creatures include, इसमें कौन कौन से creatures आ जाते हैं? Methanogens, halophiles, thermoacidophiles, thermoacidophiles. नेक्स्ट डोमेन जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है डोमेन बैक्टीरिया। इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं। सेल वाला बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि आर्चिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था। दे कंटेन आर राइबोसोमल आरएनए दैट इज यूनिक टू बैक्टीरिया। दे बैक्टीरिया आर sensitive to traditional antibacterial antibiotics but are resistant to most antibiotics that affect eukarya. Third domain is eukarya. The domain eukarya, also spelled eukarya, have following characteristics. Eukarya have eukaryotic cells. अच्छा, पहले दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट थे, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। Not all eukarya have cells with the cell wall. The cell wall contains no peptidoglycan. Eukarya contains ribosomal RNA that is unique to eukarya. Eukarya are resistant to traditional antibacterial antibiotics but are sensitive to most antibiotics that affect eukaryotic cells. डोमेन यूकैरियोटा, यूकैरिया के अंदर जो हमारे पास फर्दर किंगडम्स आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? वो आ जाते हैं हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द डोमेन यूकैरिया आर डिवाइडेड इनटू फोर किंगडम्स: प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? प्रोटिस्ट इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे और विद यूनिसेलुलर कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, ये पानी में पाए जाते हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इट इंक्लूड्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीबा। इसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं जैसे कि अमीबा वगैरह। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्गी, फॉर एग्जांपल यूग्नीला भी इसके अंदर है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी हैं लाइक स्लाइमोइड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास किंगडम आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक हैं विच हैव काइटन इन देयर सेल वॉल, इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई की, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ काइटन होती है। फंजाई आर सेप्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स। अच्छा, ये डिकम्पोजर्स हैं, मतलब ये क्या करते हैं? ये जो डेड मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको डिके करते हैं। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर, सम आर यूनिसेलुलर। द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई आर ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किंगडम प्लांटी। The members of Plantae are eukaryotic हैं, multicellular and autotrophic। जो किंगडम प्लाटी के अंदर मेंबर्स आएंगे वो क्या क्या है? एक तो वो यूकैरियोटिक है, उनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। वो मल्टी सेलुलर हैं, इनके अंदर ज़्यादा सारे सेल प्रेजेंट हैं। और वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपनी फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं विद क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, नॉट ऑफ काइटन एज इन केस ऑफ फंजाई, फॉर एग्जाम्पल मोस एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोट्स, lack cell wall and chlorophyll, can generally move from place to place. Kingdom includes invertebrates like insects, starfish, and vertebrates like fish, frog, and man. नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बच्चों जो मैं आपको बात कर रहा था, हम क्लासीफाई करते हैं तो हम जो ऑर्गेनिज्म उनको डिफरेंट रैंक्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं ना, डिफरेंट। तो जो हमारे पास रैंक्स हैं, कोई डिफरेंट हमारे पास रैंक्स हैं। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टेक्सा, सिंगुलर टेक्सा। कह रहा है ऐसे ग्रुप जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं, या टेक्सा कहते हैं, सिंगुलर टेक्सॉन कहते हैं। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। कह रहा है ये जो टेक्सा है या ये जो ग्रुप्स हैं ये एक लैडर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, जिसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। देयर आर 8 मेन टेक्सोनोमिक रैंक्स। कह रहा है मेन कितने हमारे पास रैंक्स हैं? 8। कौन कौन से? किंगडम, फाइलम,
division class, order, family, genus and species. In addition, domain is now usually used as a fundamental rank. ठीक है, domain. The kingdom is the largest taxon rank. Each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. First of all, kingdom के बाद जो हमारे पास ये देखें, अगर आप ये फिगर देखें, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास रैंक है वो है डोमेन, then kingdom, then phylum, then class, then order, then family, then genus and then species. ठीक है, कह रहा है किंगडम के बाद जो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वो आता है फाइलम. अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. की जो फाइलम है वो क्या है, वो ग्रुप है रिलेटेड क्लासेस का. क्लास, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ऑर्डर, एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. family, a family is a group of related genera. Genus, a genus is a group of related species. And species, a species is a group of similar organisms. In table 2.1 you can see simple classification of human and pea. Pea plant आपको पता है जी, और जो ह्यूमन की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो बताई गई है. टैक्सा हमारे पास कौन कौन से हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, इसमें से हमारे पास डोमेन तो हमें पता ही है, वो ह्यूमन और जो प्लांट्स हैं ये दोनों यूकैरिया में आएंगे. ठीक है, यूकैरियोटिक क्योंकि सेल है इनके अंदर. अब ह्यूमन देखें, ह्यूमन का जो किंगडम है वो कौन से ह्यूमन कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया में. फाइलम कौन से में आते हैं, कार्डेटा में. और ह्यूमंस किस सी क्लास में आते हैं, मेमेलिया में, मैमल्स हैं. ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट. फैमिली कौन सी है, होमोनाइडी. जीनस कौन सा है हमारा, होमो. और स्पीशीज कौन सी है, होमो सेपियंस. इस तरह अगर आप पी का देखें, पी किंगडम कौन से में आते हैं, प्लांटी में. ठीक है, कौन से किंगडम में आते हैं, पी प्लांट, प्लांटी में. डिवीजन, मैग्नोलियोफाइटा. क्लास, मैग्नियोप्सिडा. ऑर्डर कौन सा है, फेबेल्स. फैमिली, फेबेसी. जीनस कौन सा है, पाइसम. और स्पीशीज कौन सी है, पाइसम सैटिवा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीशीज के. स्पीशीज क्या होती है, ये जो सबसे अगर आप देखें जो लोवेस्ट टैक्सा है वो स्पीशीज है. तो स्पीशीज कहती है, बट स्पीशीज, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, individuals capable of interbreeding or exchanging genes among themselves and producing offspring. कह रहा है कि स्पीशीज ग्रुप एक ग्रुप होता है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो क्या कैपेबल इंटरब्रीड के और एक्सचेंज कर सकते हैं अपने जीन्स among themselves and produce fertile offspring. Cross between a male donkey and a female horse produce mule. It is infertile because of the odd number of chromosomes they can't produce, so it is not a species. Species is the most basic unit of classification as well as taxonomic rank. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. कार्लस लिनियस introduced a naming system to give each organism a name consisting of two Latin names. जो कार्लस लिनियस था उसने क्या एक नेमिंग सिस्टम दिया कि जिसके थ्रू हम हर ऑर्गेनिज्म को एक नेम देते हैं विच कंसिस्ट ऑफ टू लेटर नेम. द फर्स्ट इज जीनस नेम and the second name represents the species. The genus name begins with a capital letter, but the species name begins with a small letter. Since each name has two parts, so it is called binomial nomenclature. Okay. क्या हुआ कि ये जो कार्ल लिनियस था इसने एक ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम देने का एक सिस्टम डिवाइस किया जिसको उसने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म को जो नेम देंगे वो दो नेम्स पे कंसिस्ट ऑफ होगा. ठीक है, जो पहला नेम होगा वो उसकी जीनस का नाम होगा और जो दूसरा नेम होगा वो उस पार्टिकुलर स्पीशीज का नाम होगा. उसने कहा कि जो जीनस का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीशीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से. क्योंकि अब हर जो नेम है उसके दो पार्ट थे इसलिए इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. बाय मीन्स होता है टू, नाम मीन नेम. तो क्योंकि इसमें हर नेम की दो पार्ट्स हैं तो इसलिए हम इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल जो नेम है ह्यूमन बीइंग का वो क्या है, होमोसेपियंस. जैसे कि हमने ऊपर ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन में एग्जांपल पढ़ी थी कि जो ह्यूमंस की स्पीशीज है वो सेपियंस है और जीनस होमो है. तो जब इनको हमने कंबाइन करके लिख दिया तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम बन गया ह्यूमंस का वो बन गया होमो सेपियंस.
Our genus name is Homo and species name is Sapiens. A genus may have many species. For example, all cats belongs to genus Felis including lion. ओके कह रहा है कि एक जीनस के आगे बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं ठीक है कह रहा है जितनी भी कैट्स हैं उनका जीनस फेलिस होगा आगे स्पीशीज डिफरेंस हो सकती है ठीक है कह रहा है इंक्लूडिंग लाइन उन सब का जीनस फेलिस है लेकिन स्पीशीज क्या हो सकती है डिफरेंट अब ये जो कार्लस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था नेमिंग का इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू बी गिवन साइंटिफिक नेम इन लैटिन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को हमें एक साइंटिफिक नेम देने की जरूरत क्यों है लैटिन में व्हाई कांट वी यूज दिस कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिज्म जो कॉमन नेम होता है ऑर्गेनिज्म का हम वो क्यों नहीं यूज कर सकते अ कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बिकॉज जस्ट डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट लैंग्वेज कह रहा है कि जो कॉमन नेम होता है वो हर कंट्री से टू कंट्री वेरी यानी चेंज होता है क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज का ये डिफरेंट हंस देयर वी नीड फॉर अ यूनिवर्सल लैंग्वेज कमी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत है सच इज लैटिन इवन दोज हु स्पीक द सेम लैंग्वेज समटाइम्स यूज डिफरेंट कॉमन नेम फॉर दिस सेम कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं वो भी एक चीज के लिए डिफरेंट नेम बोल रहे होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिंजल है इज बैगन इन उर्दू बातून इन पंजाबी एंड वैक्टॉन इन सिंधी अब ये देखिए एक जो ब्रिंजल है इसके तीन नाम है तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस में पंजाबी में क्या है बैतून सिंधी में वैक्टन एंड उर्दू में बैगन इज इट नॉट कंफ्यूजिंग क्या कंफ्यूजिंग नहीं है इस बायोलॉजिकल नाम इज सोलेनम मेलेंगना इसका बायोलॉजिकल नाम या साइंटिफिक नेम क्या है सोलेनम मेलेंगना फाइंड आउट द पंजाबी पश्तो सिंधी अदर लैक्टन नेम और जर्मन फ्रेंच स्पेनिश अरेबिक रशियन चाइनीज नेम ऑफ द फॉलोइंग organism which will show the importance of biological name अब कह रहे हैं कि अब ये विद इन अ कंट्री सेंस भी एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट नेम होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में उसके लिए डिफरेंट जैसे डिफरेंट जर्मन फ्रेंच में इनके लिए डिफरेंट वर्ड्स होंगे तो जो ये क्या होता है एम्बिग्विटी कन्फ्यूजन का करता है तो हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए ताकि क्या हो कि उसके भी स्टडी करना इजी हो अब जैसे देखें पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम कोई भी लैंग्वेज स्पीकिंग होगा उसका जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम ही रहेगा हर लैंग्वेज राइस का जैसे साइंटिफिक नेम है ओराइजा सैटिवा A scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal, plant or organism all over the world. कह रहे जो साइंटिफिक नेम होता है उसका एडवांटेज होता है कि वो सिंगल काइंड ऑफ एनिमल के क्या होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है वो सिमिलर होता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस कि वायरसेस को क्लासिफाई करते हुए हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं वायरसेस शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अच्छा जो वायरसेस है ना ये कहते हैं बेटा ये बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है ठीक है कि ये लिविंग की भी और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं वायरसेस की देखकर इन डिफरेंट वैरायटीज दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ईदर आरएनए और डीएनए दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मटेरियल ऑफ होस्ट cell they infect they enter the cell of living organism and cause diseases the non-living characteristics of viruses are they lack cellular structures and enzyme system. They can be crystallized and stored in bottle. They do not respire. Viruses behave as non-living inert infectious particles outside the host. Viruses are at the borderline of living and non-living. So they are not included in any domain and kingdom under modern classification. कह रहे बच्चों जो वायरसेस हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कौन कौन सी के लिविंग में इनके पास अपना आरएनए और डीएनए है लेकिन ये रेप्लिकेट खुद ब खुद नहीं कर सकते सेल्फ रेप्लिकेट जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं यानी वहाँ पे जाके ये होस्ट का मशीनरी यूज करके ये रेप्लिकेट करते हैं लेकिन जब ये किसी होस्ट के बाहर होते हैं तब ये नॉन लिविंग होते हैं ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते ठीक है तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं कि इनको हम किसी भी डोमेन या किंगडम में इंक्लूड नहीं करते सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है होपफुली आपको समझ आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू